आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक जंग हम लड़ रहे हैं और इसमें हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करें। एल्गोरिथम की ये जंग है, जानबूझकर पाकिस्तान में कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। ऐसी वीडियोस जिनमें इमरान खान की तस्वीरें हों, इमरान खान का नाम हो, तो कुछ ऐसे ख़तरनाक किस्म के एल्गोरिथम्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रैक डाउन हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी। राज साहब, ऐसा ही हो रहा है मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं इनकी सपोर्ट रहेगी तो ये चैनल इंशाल्लाह ग्रो भी करेगा और ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। हैविंग सेड दैट, ये जो पैगाम इमरान खान का कराची सिंध में पहुंच चुका है, घर घर पहुंच चुका है, इमरान खान के नाम के ऊपर इन्होंने क्रॉस लगाकर लकीर खींचकर कहा कि नाम लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन राज साहब, इमरान खान का नाम आज सिंध की सरजमीन के ऊपर घर घर हमें गूंजता हुआ नजर आया। 10 मकामात के ऊपर सोहेल अफरीदी को वेलकम किया गया है और बताया जाता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इकट्ठी की जा रही हैं राय साहब, कि सिंध में, हैदराबाद में जो नंबर्स रिकॉर्ड हुए हैं वो कराची से भी कहीं ज़्यादा थे। और कराची की आवाम सड़कों पे ज़रूर निकली, सोहेल अफरीदी को उन्होंने वेलकम किया रैली की शक्ल में। जहाँ भी वो जा रहे थे आवाम आपको नज़र आ रही थी। आप जितनी मर्जी तनकीद करें नाकदीन सोहेल अफरीदी के, लेकिन सोहेल अफरीदी का सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। सोहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक था। ऐसा लगता था कि शायद सिंध का कोई जो नौजवान है उसे सुबह बदर कर दिया हो और वो वापस अपने इलाके में आ गया और लोग उसका इस्तकबाल करें। राय साहब, आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो को जब वो पाकिस्तान आई पहली दफ़ा और फिर जो उन्हें जो वेलकम दिया गया, आज अगर आप सिंध में सहाफ़ियों से बात करें तो वो कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसका सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिंध में उसको इतना बड़ा वेलकम मिले, ये वाकई एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन हमने हैदराबाद के अंदर जो रिकॉर्ड देखे हैं इसकी भी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। हैविंग सेड दैट, आज ना जो तकरीरें हुई हैं हैदराबाद बार में और फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया, राज साहब ये सबसे अहम नुकता है और यहीं से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फिर एक इनसाइड स्टोरी भी आपके पास है। एक शख्सियत ने दूसरी शख्सियत के बारे में कहा कि एड्डा तू दानेश्वर तो वो क्या कहानी है वो भी आपसे हम सुनेंगे। लेकिन आपने 20 साल तो मेरे ख्याल है राय साहब 20-22 साल हो गए सहाफ़त में। आपने एक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के डेस्क को हेड किया। वहाँ पे आप खबरें, अल्फाज की का स्ट्रक्चर और जुमलों की जो बुनतर जिसे कहते हैं वो क्या होगी, काट क्या होगी, ये सब आप देखते रहे। मुझे ये बताएं कि इन 20-22 सालों में आपने सिंध की सरजमीन में किसी ऐसे बंदे के लिए इस्तकबाल होते हुए देखा है जो सोहेल अफरीदी का हुआ, और फिर मैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो उन्होंने बातें की हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए हाशमी साहब, सोहेल अफरीदी का ये जो दौरा था दो हवालों से बड़ा अहम था। एक तो ये कि आपको पता है कि GHQ के एक करीबी एंकर ने यह दावा किया था कि जो कुछ पंजाब में हुआ, यानी मरियम नवाज़ ने जो कुछ किया सोहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के मौके पर, ये सब कुछ असल में इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और मरियम नवाज़ ने कुछ नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की और GHQ की मर्जी थी। उससे कुछ लोगों ने ये तासुर लिया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है ये सिंध के मामले पर PTI के साथ कोई नरमी बरत रही है और शायद कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है जिसके नतीजे में ये एक ब्रेक थ्रू है और सोहेल अफरीदी के राह में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक तो खबर ये है कि ये बात दुरुस्त है कि चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और जो पंजाब में हुकूमत बनाता है अमूमन वही वफाक में हुकूमत बनाता है, तो इसलिए ना तो मरियम नवाज़ को ये गवारा है कि पंजाब में PTI जो कि यहाँ पहले क्लीन स्वीप कर चुकी है, ख़ास तौर पर लाहौर में नून लीग के ख़िलाफ़, कि वो यहाँ दोबारा से उसको फ़ाल होने दिया जाए, यानी अमली तौर पर फ़ाल होने दिया जाए। और गालिबन इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती होगी कि किसी भी सूरत पंजाब में PTI पेनिट्रेट ना कर सके। अब एक वो सूरत हाल थी जिसमें बिल्कुल ये लगता था कि दोनों जो कुव्वतें हैं, यानी मरियम नवाज़
जो कि सियासी तौर पर तो अब कोई कुव्वत नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बहरहाल उनके पास रियासती मशीनरी है एहतजाज को कुचलने के लिए या पुरअमन एहतजाज को भी कुचलने के लिए, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट का भी अमल दखल। सिंध के अंदर इसलिए इजाज़त दी गई PTI को, उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि फ़िलहाल सिंध के अंदर अगर PTI कुछ इनरोड्स बनाए भी तो ये फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और उनका ये ख्याल है कि अगर कोई धरना वगैरह होता है या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज होता है तो सिंध से, जो कि बहुत दूर है रावलपिंडी से, यहाँ से कोई काफिले वगैरह आज लाना अडियाला तक ये कोई मुमकिन नहीं होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने ये सबक सीखा है जो लाहौर में मरियम नवाज ने किया, और उसके बाद मरियम नवाज जो पहले ही ज़ीरो थी वो मज़ीद ज़ीरो हो गई, और सुहेल आफरीदी जो है मुकम्मल तौर पर लाइमलाइट में आ गए। अब इसमें पीपल्स पार्टी को नून लीग जो है असल में अंदर से कोस रही है कि देखें आप हमारी जो पॉलिसी थी उस पर तो तनकीद का निशाना बना रहे थे हमें कि आपने रुकावटें खड़ी की, हमने सुहेल आफरीदी को टफ टाइम देने की कोशिश की, लेकिन अगर आपने टफ टाइम नहीं दिया तो उसका नतीजा ये है कि देखें कितनी बड़ी तादाद में आवाम जो है ये सुहेल आफरीदी के लिए निकल आए, PTI के लिए निकल आए, क्योंकि ये हाशमी साहब जो कराची की नशिस्तें हैं ये असल में PTI ने जीती थी, और MKM की एक मीटिंग से एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये आपस में लड़ रहे थे मुस्तफ़ा कमाल वगैरह, और वहाँ लीक हुई थी कि किस तरीके से ये नशिस्तें इनको ज़बरदस्ती दिलवाई गई। तो KP के एक लीडर का या KP के CM का उसका हवाला दे दें थोड़ा सा, ताकि ना लोगों की मेमोरी फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और ऐसा भी ये 22 के करीब सीट्स थी, और ये कराची तहरीक इंसाफ का ही हमेशा था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कराची के अंदर, साहब आपको याद है जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो कराची बगैर किसी क़यादत के पहली दफ़ा बाहर निकला था, और इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद कराची ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। सबसे पहला जो लीडरलेस एहतजाज हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद, सबसे बड़ा इज्तिमा वो कराची में हुआ था। और इसी तरह फिर इस्लामाबाद का जो F9 पार्क है, जो रकबे के लिहाज से एक वक्त में एशिया का सबसे बड़ा पार्क कहलाता था, ये असद उमर की जो रेजिडेंस है F10 में सिल्वर ऑक्स, तो ये उसके बिल्कुल करीब है। तो यहाँ भी कोई एहतजाज की कॉल किसी लीडर ने नहीं दी थी, लेकिन लोग आज खुद जो है इतनी बड़ी तादाद में निकले थे, और वहाँ से मोमेंटम बना था कि PTI ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ जो तहरीक चलानी थी, वहाँ से मोमेंटम बना था कि लोगों में कितना गम व गुस्सा है। और फिर MKM की एक मीटिंग से मुस्तफ़ा कमाल की और इसी तरह इनके दीगर लीडर्स की आपस में लड़ने की एक वीडियो लीक हुई थी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ये बता रहे थे कि उनको एक मीटिंग में, यानी उनका जेस्चर ये था कि कुछ ताकतवर हल्कों की मीटिंग में ये बावर कराया गया कि आप लोग तो हारे हुए थे, आप लोगों को तो नशिस्तें जितवाई गई हैं। तो इसलिए ये कराची में सुहेल आफरीदी का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक ऐसे वज़ीर आला जिन्होंने अभी अभी अपनी, आप ये कह लें कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एंट्री दी है, जो कि अभी वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, इससे पहले सियासी तौर पर आप कह लें कि PTI के अंदर तो उनका प्रोफाइल था, लेकिन अदरवाइज इतना बड़ा प्रोफाइल नहीं था। तो इस हवाले से शायद बहुत कम लोगों को तवक्कुआत थी कि PTI के इतने ज़्यादा कारकुन कराची के अंदर निकलेंगे और सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल करेंगे या सुहेल आफरीदी के साथ चलेंगे। लेकिन इसमें हाशमी साहब ये सुहेल आफरीदी नहीं है, ये सुहेल आफरीदी के पीछे इमरान खान है। अगर सुहेल आफरीदी की जगह कोई और वज़ीर आला होता, सुहेल आफरीदी की जगह इमरान खान साहब का कोई और नुमाइंदा होता और इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट उसे हासिल होती, तो तब भी इसी किस्म के मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इससे ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है ये बिल्ड हो गया है। जो फाइनल कॉल इसने PTI ने और सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया था कि हम फाइनल कॉल देंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बाद ही ये फाइनल कॉल हमारी ख़त्म होगी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन गया। यानी पंजाब में तो सबको पता था कि PTI एक बहुत बड़ी पार्टी है, KP में तो ज़्यादा उनकी हुकूमत भी है, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें उन्होंने जीती हैं, रावलपिंडी शहर की सारी नशिस्तें उन्होंने जीती हुई हैं, रावलपिंडी डिवीजन की सारी नशिस्तें उन्होंने जीती हैं। तो सिंध का ये इस्तकबाल जो है ये बहुत से हल्कों के लिए सरप्राइज होगा, और शायद पीपल्स पार्टी कहीं ये भी सोच रही होगी कि इस तरह के 2, 4, 5 मुनज़्ज़म दौरे हो गए PTI के, तो ये तो हमारे लिए वबाल जान भी बन सकता है। तो अब ये जो आपने एक और स्टोरी की बात की, जो अंदरूनी कहानी है वो भी हमारे पास है, लेकिन चूंकि सुहेल आफरीदी का टॉपिक चल रहा है तो कुछ और भी उन्होंने ताकतवर हल्कों के मुतालिक भी बातें की हैं, वो ज़रा शेयर करें, फिर वो अंदरूनी कहानी भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं।
अच्छा, ये जो ताकतवर हल्के और पाकिस्तान में जो वो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सोहेल अफरीदी उन शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने कल कराची प्रेस क्लब में बैठ के कह दिया था कि अगर हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो मुझे यकीन होगा कि यहाँ पर जो हुकूमत है वो आसिफ अली जरदारी की है। लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारा इस्तकबाल हुआ तो ऐसा लगता है कि ये बेनज़ीर शहीद की हुकूमत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत है, ये उनके अल्फाज से कोट एंड कोट। लेकिन आज उन्होंने मुलाकात, जो ऐलान था नासिर अली शाह एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, उन्होंने उस फैसले को वापस लेने की कोशिश की है, लेकिन NOC अब जारी कर दिया गया है। वहाँ पे पुलिस भी आई है और उन्होंने ताले लगा दिए, लेकिन आफ्टर दैट उनको तालों को खोल दिया गया और कहा गया कि आपने मुकर्रर वक्त के ऊपर इसको ख़त्म करना है। सब हैविंग सेड दैट, सईद गनी साहब की आपने एक वीडियो देखी होगी क्योंकि इससे कनेक्टेड है। वो चले गए पाकिस्तान से बाहर किसी मॉल में फिर रहे हैं, वहाँ पर एक कराची के बंदे ने उनको रोक कर जो है वो कहा था कि तुमने मेरे शहर के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर तुम बड़े बड़े मॉल्स में फिर कर जो है सैरिंग कर रहे हो और शॉपिंग कर रहे हो, हमारा कराची इससे ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान में और कराची शहर खूबसूरत बीच है जिसको हम कभी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सके। और फिर कराची इटसेल्फ जो है रोशनियों का शहर था, तमाम रोशनियाँ मान पड़ गई। लेकिन जब उन्होंने अजरक पहनाई है ना सोहेल अफरीदी को, तो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर इतनी सारी कोई ट्वीट्स नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लोगों ने जाकर सईद गनी के बारे में और उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये फ़र्क है जब आप अपने आप को आवाम के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सूबे के वज़ीर-ए-आला के हवाले से, तो फिर एक रिएक्शन जो था वो सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि टेलीविज़न चैनल पर आया। साहब, पाकिस्तान में आज की तारीख में प्राइम टाइम शोज़ के अंदर उसके ऊपर बाकायदा एक डिबेट शुरू हो गई है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन आपने एक मौका फराहम किया ऐसी बातें करके। सोहेल अफरीदी कहते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ आज़ाद अदलिया की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए डट के खड़े हैं। 8 फरवरी को आवाम के मैंडेट पर डाका डालकर जाली हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत किए गए। जब खैबर पख्तूनख्वा वही सूबा है जहाँ अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत कायम है। हमारी जदोजहद जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए है। आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी जिम्मेदारी वकला बरादरी पर आयद होती है। जो जज्बा और जुनून सिंध की सड़कों पर देखा, मुझे यकीन है कि जब भी मेरे लीडर इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी तो आप ज़रूर निकलेंगे। सहाफ़ियों से उम्मीद है, एक इदारे के तर्जुमान ने दूसरे सूबे के वज़ीर-ए-आला की तारीफ़ों के पुल बांध दिए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाकर इल्ज़ाम तराशी हुई। अगर बात मेरी ज़ात की होती तो खैर थी, लेकिन मैं 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक इदारे के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं मानते। आज भी मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया। एक वज़ीर-ए-आला के लिए एयरफोर्स का जहाज़, एक वज़ीर-ए-आला के लिए आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया। सब फिर तफरीक तो होगी, सवाल भी होगा, और यही एक वजह बनी हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि आपने ये मामला सोहेल अफरीदी का नहीं है, बल्कि वो जिस सूबे की तर्जुमानी करता है या फिर वहाँ की नुमाइंदगी करता है, वहाँ के लोग भी अपने आप को जो है वो महरूम ही एक तरह से वहाँ पे आपको महसूस करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा ही है राय साहब। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए आज का ये जलसा या तहरीक या स्ट्रीट मोबिलाइजेशन या जो मर्जी आप इसे नाम दें, क्या कहेंगे, क्या सोच रही होगी आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट? देखें, एक तो इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ बार बार सामने आया है और ठीक मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कहने को ये एक ठीक मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट का, GHQ का या फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका काम ये है कि वो दहशतगर्दी से निपटे। उनका काम ये है कि वो जो दुश्मन अफवाज हैं उनसे निपटे, और ये काम बड़ी महारत के साथ हमारी जो पाक अफवाज हैं उन्होंने किया भी है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी। और इसी तरह भारत के साथ जो 2 रीसेंट जंगें हुई हैं, यानी एक जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त भी 2 तैयारे मार गिराए गए। जो अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ और इमरान खान साहब का ये फैसला था कि भारत को जवाब देना है। और उसके बाद अब जो पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई की इंडिया के मिस एडवेंचर के बाद और 7 तैयारे मार गिराए इंडिया के। लेकिन अमली तौर पर क्या हो रहा है? अमली तौर पर यह हो रहा है कि GHQ के जो करीबी साफ़ी हैं, जिनमें मुनीर फारूक और दीगर जो साफ़ी हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि GHQ में बड़ा डिसप्लेयर है इमरान खान साहब के लिए। GHQ किसी भी सूरत इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं आने देगा। यहाँ तक कि अभी मुनीर फारूक साहब का एक और तज्जिया नुमा बयान उन्होंने दागा है। उन्होंने कहा कि GHQ ये समझता है कि जमहूर ने जो कुछ किया
यदि आवाम ने जो कुछ किया वोट वगैरह दिए वो गलत हो गया और इसको GHQ ने ठीक करना है। अब क्या GHQ इस तरह की कोई बात कर सकता है कि 25 करोड़ आवाम है और फिर 25 करोड़ आवाम में से जो वोटर्स हैं उन्होंने अगर एक पार्टी को वोट दिया है और GHQ या इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि नहीं आवाम ने गलत कर दिया, हमने इसको ठीक करना है। तो जब ये साफ़ी GHQ के ज़राए को कोट करके ख़ुद को GHQ का नुमाइंदा बताकर इस तरह की बातें करते हैं तो फिर उस बयानिए की नफ़ी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि हम और हमारा सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डाटा वगैरह फराहम किया गया वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। जो एक रीजनल सिचुएशन है सिक्योरिटी की, अफ़गानिस्तान के मुतलिक जो ब्रीफिंग है वो भी ठीक ज़बरदस्त आदादो शुमार रखे गए मारूदी हक़ाइक़ के साथ। लेकिन अगर उसके अंदर कोई साफ़ी सवाल भी करता है सियासत के मुतलिक तो उसका जवाब शायद ये होना चाहिए कि ये फोरम नहीं है कि आप कोई सियासत के मुतलिक हमसे सवाल करें। ये फोरम नहीं है कि आप ये कहें कि फ़लाँ जमात ने ये कर दिया, फ़लाँ लीडर ने ये कर दिया। ये आप जाके सियासतदानों से पूछें। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जाहिर है कि जिस पार्टी के मुतलिक यानी तहरीक इंसाफ के मुतलिक है तो उसका जवाब भी आता है। फिर ये TV शोज़ में डिस्कस होती है। फिर 800 के करीब वीलॉग्स होते हैं यूट्यूब पर, जो न्यूज़ वीलॉग्स हैं वहाँ डिस्कशन होती है। फिर टिकटॉक पर डिस्कशन होती है, इंस्टाग्राम पर डिस्कशन होती है। तो इस तरह से ये तासुर बनना शुरू हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का ये दावा कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये दावा दुरुस्त नहीं है। तो ये उल्टा इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हम इतने कामों में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, सरहदों की हिफाजत और कुदरती आफात में जो अहले वतन है उनकी मदद करना, उनकी हिफाजत करना, तो वो सारा बयानिया जो है यदि ये सियासी बयानिया ये उसके ऊपर हावी आ जाता है उनकी खिदमात के ऊपर। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं ये सिक्योरिटी अमूर के ऊपर ही इनका महवर मरकज़ जो सिक्योरिटी अमूर हैं वही हों, जैसा कि बाकी ममालिक में भी होता है। आप देख लें कि जो भी उनके महकमा दिफा की ब्रीफिंग होती हैं तो उसमें कभी कोई सियासी मामला जो है डिस्कस नहीं किए जाते और जो रिपोर्टर्स होते हैं वो उनकी तवक्को ही नहीं होती, वो वहाँ जाके सियासी सवालात भी नहीं करते। तो उनको पता होता है कि किसी सियासी सवाल का हमें यहाँ से जवाब भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अब जो बातें की हैं सुहेल आफरीदी ने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप ये कहते हैं कि नाम नहीं लेते और कभी ये कहते हैं कि तुम फलां ये, तो मैं बताता हूँ कि उनका नाम इमरान खान न्याजी है। फिर ये इस तरह के जुमले जो हैं ये वायरल हो जाते हैं। तो इसलिए जो इस वक्त आवाम की पल्स है, जो इस वक्त आवाम में PTI की मकबूलियत है या किसी भी जमात की मकबूलियत होती, तो इसको सामने रखते हुए तो बिल्कुल किसी किस्म की कुछ सियासी बात किसी भी ऐसे इदारे की जानिब से जो रियासती इदारा हो उसकी जानिब से नहीं सामने आनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक है। हैविंग सेड दैट, राय साहब एक और बयान आज अचकज़ई साहब की तरफ से आया, इसी से कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि अगर आपने या तो आप सिक्योरिटी के मामला को देखें या फिर आप सियासत कर लें, वोट मांग लें और फिर उसका एक तरीक़ाकार है। अचकज़ई साहब ने आज एक और भी बात की है कि हमें 8 फरवरी को पाकिस्तान को जाम करना है, पहिया जाम होगा, प्रेशर बढ़ेगा और हम फिर बात करेंगे। राय साहब 8 को पहिया जाम हड़ताल, 8 के बाद भी ये मामला जा सकता है या 8 को ही आपको लगता है ख़त्म होगा? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 8 को आएंगे, हम थोड़ा सा लाठी चार्ज करेंगे, मार धाड़ होगी, कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा एंड देन द गेम इज़ ओवर। आपको लगता है कि गेम ओवर हो जाएगी? क्योंकि अगर लोग निकलते हैं KPK से और सिंध में जो मोमेंटम बन रहा है यहाँ से भी लोग निकलते हैं या मरकज़ की तरफ मार्च करते हैं या फिर सिंध के अंदर ही एहतजाज शुरू हो जाता है, तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? इमरान खान की रिहाई पे आपको ये एंड रिज़ल्ट नज़र आता है या फिर धक्का दिया जाएगा वक्त को और उसके बाद फिर मुज़ाकरात होंगे, नई तारीख आएगी, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई लीडरशिप देखी जाएगी? ये जो कैप्टनसी इस वक्त हमें सुहेल आफरीदी के पास नायब कप्तान की हैसियत से जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि कुछ और होगा? ये क्या होगा? देखिए हाशमी साहब, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे। इससे पहले जो 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में D चौक में इज्तिमा था, बदतरीन तशद्दुद गोलियां चलाने के बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकले थे। KP में जो जलसे हुए उसमें भी लोग बड़ी तादाद में निकले। हालांकि ये फाइनल कॉल दी थी, लाहौर में भी लोग निकले और अभी हमने जिक्र किया कि हैदराबाद और कराची में भी रिकॉर्ड टूट गए, लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले।
पहिया जाम भी हो जाएगा, जितनी मर्जी ये तशद्दुद कर लें, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, लेकिन क्या 8 फरवरी को पहिया जाम, एक कामयाब पहिया जाम, क्या तहरीक इंसाफ का गोल ये है? क्या तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल ये है? तो अगर तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल ये है तो फिर तो माजरत है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक दिन का ये पहिया जाम कर लेंगे, एक दिन ये इस हुकूमत को थोड़ा सा मजबूर कर लेंगे, और एक दिन ये जाली हुकूमत जो है ये एक जाली बयानिया भी बनाएगी कि देखें लोगों को मुश्किलात का शिकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या उसके नतीजे में इमरान खान साहब की और PTI के बाकी कैदियों की कोई रिहाई मुमकिन हो सकेगी, या उसके लिए कोई ठोस मुज़ाकरात हो सकेंगे? तो उसका जवाब है नहीं। तो 8 फरवरी को अगर इस्टेब्लिशमेंट इस बात को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार होता है, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में होते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट उनके ज़रिए एक ऐसा लायामल बनवा लेती है, यानी जो जमात एहतजाज कर रही हो, कि वो एक एहतजाज भी कर दे और उसके बाकी लीडर्स मुतमईन भी हो जाएं, और वो एहतजाज मौसर भी ना हो, यानी जिस गोल के लिए वो एहतजाज किया जा रहा है वो मौसर भी ना हो। तो अली जी अमीन अब गंडापुर बिल्कुल, हाँ, अली अमीन गंडापुर हिकमत अमली। इसी तरह नून लीग के अंदर भी जिस वक्त मरियम नवाज ने एक बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए, कोई 3-4 हफ्तों के लिए, जब उन्होंने पंजाब में रैलीज की थी मियाँ नवाज शरीफ की रिहाई के लिए, तो उस वक्त भी इसी किस्म के अनासर जो है वो एक्टिव हो गए थे, और बाद में खैर मरियम नवाज का कोई सियासी नजरिया भी नहीं था, ना मियाँ नवाज शरीफ का। तो उधर जी अभी कौन सा डील राज साहब, अभी कौन सा नजरिया है? जिस दवाई को घर भेजने के लिए आपको उस दवाई से ज्यादा डब्बे पे पैसे लगाने पड़ जाए, कौन सा नजरिया? ये तो मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई नजरिया नहीं था। लेकिन जिस वक्त ये रैलीज कर रही थी, तो उस वक्त भी इसी तरह के कुछ लोग इनकी सफ़ों में घुस गए थे कि ठीक है बस इनफ है। तो अब अगर ये कहा जाए कि इनको कहीं से ये फीडबैक मिल रहा है PTI के अंदर से कि जी ये पहिया जाम हड़ताल कर लें और इमरान खान साहब बड़े खुश हो जाएंगे कि कामयाब हो गया, ना तो खान साहब ने ये कहा है कि सिर्फ ये पहिया जाम हड़ताल तक महदूद रहे। असल में तो इमरान खान साहब के डायरेक्टिव्स ये हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट, और स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन का इवेंट है और वो ख़त्म हो जाए। स्ट्रीट मूवमेंट का ये भी मकसद ये होता है कि आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं। अच्छा, इसका ना एक कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। आपको याद है ना कि कश्मीर के अंदर जब अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पर आई और किस किस्म का एहतजाज हुआ, आपके सामने था राय साहब, वहां भी अवाम ही आपको नजर आ रही थी, एक लीडरलेस। लोगों ने वो कमेटी जरूर बनाई है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग नहीं है जो किसी सियासत के लिए करें। उनके मसाइल क्या हैं? सड़क बना दो, ये जो नुमाइंदगी आपने बाकी जगहों पे दी हुई है इनको ख़त्म कर दो, और आवाम के लिए काम करो। राय साहब, वहाँ पर भी अवाम एक बड़ी तादाद में निकली और मजबूर कर दिया था कि आपको हेलीकॉप्टर में बैठ कर जाना पड़ा, और फिर आपने कमेटी के मामलात को तस्लीम किया, फिर हुकूमत बदल गई, नतीजे में हुकूमत बदली या वटेवर जो भी मामला थी, या किसी और वजह से हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन वहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई, एक नया मैंडेट आ गया, एक नई सोच आ गई वगैरह वगैरह। लेकिन वो वक्ती तौर पर जो मुआहदा हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ। एहतजाज की शक्ल में अगर मुज़ाकरात की मेज़ लग भी जाती है और कुछ गारंटीज दे भी दी जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर तो वो गारंटीज कैसे पूरी होंगी? वो जाहिर सी बात है, जब तक अमल नहीं होगा। तो हमें इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए, क्योंकि एहतजाज तो राय साहब एहतजाज होता है, चाहे वो कश्मीर में हो, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हो, या पूरे पाकिस्तान में हो। तो इसमें ये भी एक एलिमेंट बहुत ही अहमियत का हामिल है। हैविंग सेड दैट, वो इनसाइड स्टोरी भी हमें बताएं, जो कोई दानिश्वर साहब हैं उनके। हाशमी साहब, अब तो इनसाइड स्टोरी जो ना, जो कहते हैं कि पांच बड़े इनसाइड स्टोरी तो अब अगले प्रोग्राम में शेयर होगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो गया। लेकिन बड़े जाले में आप, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी नहीं, वो इस वजह से कि आपने मैंने तो शुरू में ही उसको बताना चाहा, लेकिन आपने दीगर अहम खबरें इतनी ज़्यादा थी कि आपने उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन आपने शुरू कर दी। लेकिन अभी ये डिस्कशन जारी है। एक तो जो आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुआ, तो उसको एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये बात जो है ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि आज़ाद कश्मीर के जो एक पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स से ज़रा मुख्तलिफ हैं। आज़ाद कश्मीर जो है ये बड़ा हसास इलाका है, और रियासत पाकिस्तान के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और वहाँ पे जब इस किस्म की एहतजाज की खबरें आती हैं, या एहतजाज में लोगों के मरने की या उन पर तशद्दुद की खबरें आती हैं,
तो ये फिर जो हमारा ये एक हमसाया है भारत, ये उसको बहुत एक्सप्लॉइट भी करता है। तो इसलिए रियासत और इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर काफ़ी हसास भी रहते हैं। और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमतें जो आती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आती हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से गिरती हैं। तो वहाँ भी ये खेल जो है ये पाकिस्तान वाला जारी रहता है। अब पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर की बात की गई, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो नवंबर 2024 का एहतजाज हुआ था, ये उतना ही मौसर एहतजाज था जितना वहाँ पे होता है, उतना ही मौसर एहतजाज था। बल्कि इसके अंदर तो बराह रास्त लोगों को गोलियां भी मारी गई। लेकिन एंड रिजल्ट, अब जो 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या है? क्या इस एंड रिजल्ट के ऊपर ये कहा जाएगा कि हमने मुज़ाकरात की दावत दे दी और मुज़ाकरात जो है ये बस एक ढकोसला हो? इस तरह के मुज़ाकरात नहीं। अगर तो मुज़ाकरात इस तरह के हों कि बराह रास्त उसके अंदर 3 फरीक, यानी वैसे तो सिर्फ फरीक तो इमरान खान साहब भी हैं सियासत में, लेकिन अगर चलें 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट का एक इन्फ्लुएंस है, तो दूसरा फरीक इस्टेब्लिशमेंट, तो तीसरा एक फरीक बीच में किसी न किसी को ब्रिज बनाना है, फेस सेविंग देनी है शरीफ खानदान को, तो ये हुकूमत। उसके बाकायदा एक डेडलाइन हो कि 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर ये फैसला होगा इन मुज़ाकरात में, इन TORs में। अगर इस फैसले के बगैर मुज़ाकरात करने हैं तो इसका मतलब है कि ये इमरान खान साहब की स्ट्रीट मूवमेंट के साथ एक दगा होगा, क्योंकि जितना मोमेंटम बना हुआ है ये हुकूमत पहले ही घुटने टेक चुकी है। और ख़ुद इंटेलिजेंस इदारों की असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं कि जिस किस्म की फाइनल कॉल की प्लानिंग की जा रही है, इसको रोकना, इस सिचुएशन को कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। तो इस वजह से ये हुकूमत चाहेगी कि चले इनको 8 फरवरी को ये एहतजाज अगर कर लेते हैं, गिरफ्तारियाँ हो, को क्रैकडाउन हो, तो बस यहीं पे इनका एहतजाज ख़त्म हो जाए और ये PTI ये समझे कि अब बस ठीक है हमने एहतजाज कर लिया। सिर्फ एहतजाज करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये कैसे होगी। दूसरा आखिरी खबर ये है कि ये जो नाम नेहाद मरियम नवाज़ की हुकूमत, जो कि असल में डिक्टेटरशिप है, तो अब आप देखें कि जो PP 167 है, वहाँ से जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे एजाज ओरी एडवोकेट, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है और उन्होंने कहा कि मुझे तो, यानी PTI ने तो वैसे ही बाइकआउट कर रखा था, लेकिन नून लीग जो है और मरियम नवाज़ की नून लीग वो ये समझती है कि वो जमात इस्लामी के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा है कि जी मुझे तो मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के अगवा कर लिया गया, कागजात छीन लिए गए, मुख्तलिफ थानों में मुझे अगवा करके कैद किया गया है, और जब तक नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने का टाइम ख़त्म नहीं हो गया मुझे नहीं छोड़ा गया। तो ये तो जमात इस्लामी, जो कि इस वक्त कोई, यानी वैसे अदरवाइज वो एक मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन इंतखाबी पॉलिटिक्स में हमेशा वो हमने देखा है कि वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते और उनका ना होने के बराबर एक हिस्सा होता है। तो ये उनसे भी जीतने की पोजीशन में नहीं है अपनी पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके, तो उनको भी अगवा किया और उनको भी ज़बरदस्ती अगवा करके ये नाम नेहाद बिला मुकाबला जो है ये नून लीग ने कामयाबी अपने नाम की है। ऐसा ही है व्यूअर्स। ये हमारी आज की रिसर्च थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और आज सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह ने